आज से सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया जाए और रिवीजन भी होते रहेगा और आप लोग के लिए एक नोट्स के रूप में मैं मतलब इकोनॉमिक्स का वो तैयार करके, ताकि वो उलझाव भी ना हो और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पर डे एक लेक्चर होगा और आपको ऐसे ही मतलब नोट्स बनाकर मैं बताऊंगा कि आसानी से समझ में आ जाए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। और इकोनॉमिक्स का हर जगह इस समय काम है, चाहे वो लाइफ में हो या पढ़ाई में हो, ठीक है, या प्रिपरेशन में हो, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, इकोनॉमिक्स हर जगह मतलब कि काम आने वाला है। ठीक है, तो पहले बेसिक समझ होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, वो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, और उसमें स्टडी क्या की जाती है, तभी मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं। बिना मतलब कि ये सब जाने हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, यहाँ से देखिए इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एक क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट कहा जाता है इकोनॉमिक्स को। कोई साइंस का भी सब्जेक्ट बोलता है, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं, अधिकतर जो विद्वान होते हैं वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट इसको माने हैं। तो उसमें क्या एनालिसिस किया जाता है, मुख्य रूप से स्टडी क्या की जाती है कि देखिए क्या स्टडी की जाती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन किसका, गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ये तीन चीज जो होता है इसमें मतलब एनालिसिस किया जाता है इसका। ठीक है, स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स ये होता है, समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक डिफिनेशन ये है और एक डिफिनेशन वो है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटीज एंड डेवलपर पॉसिबल मॉडल फॉर देयर फंक्शनिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और वो इतना बड़ा वो कोई मतलब नहीं है, ये सबसे आसान हम लोग का परिभाषा है, डिफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो मुख्य रूप से क्या एनालिसिस, क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन किसका, गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये चीजें मतलब कि इतना आता है आपको स्टडी में। ठीक है, स्टडी इतना करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक समझ हो गई। आगे बढ़ते हैं। आप आए दिन भी देखते होंगे आपके लाइफ में इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। आप ही कुछ चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विस का ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो कौन कंज्यूम, पहले तो प्रोडक्शन करते हैं ना, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर कंज्यूम करते हैं। तो इन सब चीजों का यही है इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं, एक इकोनॉमिक एजेंट होता है इकोनॉमिक्स में भी। आगे बढ़िएगा तो इकोनॉमिक एजेंट होता है। वो एजेंट कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ये क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है, इसको एजेंट है कहते हैं इकोनॉमिक्स का। वो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में, कहीं भी किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल रीजन में ये चीजें होती हैं, ये इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। ठीक है, इनके बिना आप इकोनॉमिक्स का कोई महत्व नहीं है। तो ये है, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, जहां पे ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रेड, कंज्यूमशन करते हैं, कंजप्शन किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का, किसके द्वारा, बाय द इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा, डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा। इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया। एग्जांपल्स और उसका रिजल्ट क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या है, कल्चरल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेशन भी हमारा है, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है, हिस्ट्री है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योग्राफी है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स एंड इकोलॉजी है। ये सब चीज क्या है, इन सब चीजों के बावजूद ये रिजल्ट आता है, ये प्रोसेस है रिजल्ट आने का। ठीक है,
इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एजेंट द्वारा, इन सब चीजों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताइए, किसका मतलब समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग। हम लोग भी एजेंट ही हैं इकोनॉमिक्स में। बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, वो भी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक माइक्रो इकोनॉमी है, एक मैक्रो इकोनॉमी है। बेसिकली हम लोग मैक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी क्या है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमी में क्या है कि इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए की पॉइंट पे, इंडिविजुअल क्या करता है, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, मतलब डिसीजन जो निर्णय लेने वाली पावर है वो इंडिविजुअल, कंज्यूमर, ठीक है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल की पॉइंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, किस चीज में, रिसोर्स एलोकेशन में, संसाधन जो होता है उसके संदर्भ में क्या करता है, इंडिविजुअल और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसका डिसीजन लेता है। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमी हो गया, जिस क्षेत्र पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है रिसोर्स एलोकेशन पे, ये इंडिविजुअल, कंज्यूमर द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा, ये माइक्रो इकोनॉमी में आता है। अब आइए देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी में क्या आता है। ठीक है, देखिए मैक्रो इकोनॉमी में क्या आता है भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये देखिए इसमें देखिए डिसीजन मेकिंग एंटायर इकोनॉमी ऑन द नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल। इसमें क्या गया, इसमें की पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, उसमें इंडिविजुअल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे था, तो एक सीमित दायरा था उसका, लेकिन यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देखिए इंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी, संपूर्ण इकोनॉमी में, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी ज्योग्राफी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे आपको नेशनल लेवल पे हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि रिसोर्स एलोकेशन का अगर डिसीजन मेकिंग हम ले रहे हैं या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीजें आती हैं मैक्रो इकोनॉमी में। ठीक है, अब मान लीजिए इन्फ्लेशन आता है, सपोज दैट इन्फ्लेशन, कितना लोग इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे होंगे, कितने लोगों को नहीं पता है तो आगे वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी एक सामान्य परिभाषा के लिए बता देता हूँ, सामान्य जानकारी के लिए। इन्फ्लेशन क्या है, द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति, महंगाई शब्द सुने होंगे, वही चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट इन्फ्लेशन की परिभाषा बता रहे हैं आपको, बता दिए, समझने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि एक समय था कि आपको मोनेटाइजेशन हुआ था, चाहे महंगाई बढ़ा था, तो समय था कि प्याज का दर ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, प्याज का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया था। रीजन क्या था भाई, यही इन्फ्लेशन था। तो कैसे बढ़ा, तो मान लीजिए कि सपोज दैट कि कोई 4 से 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 4 से 5 व्यक्ति हैं, एक प्याज का दायरा यहाँ पे है जो कि 1 kg है, 1 kg प्याज है। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, 4 इंडिविजुअल हैं, चाहे 4 कम्युनिटी में कोई भी है, प्रोडक्शन 1 ही kg हो रहा है, और इन लोग के पास पैसे क्या है, ज्यादा हैं, करेंसी ज्यादा है। तो एक व्यक्ति ने बोला कि इस प्याज की कीमत मैं 500 रुपए दूंगा, ये हमको दे दीजिए। तब तक दूसरा बोला कि नहीं मैं 1000 दूंगा, हमको दे दीजिए। तीसरा बोला कि नहीं मैं 1500 दूंगा। ठीक है, फिर उसका कीमत क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। चौथा बोला कि नहीं मैं 2000। तो फाइनली इस प्याज का कीमत बढ़ गया इस क्षेत्र में 2000 रुपए kg। तो 2000 रुपए kg क्या मतलब दर्शा रहा है भाई, क्या दर्शा रहा है कि प्याज के वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, और इस करेंसी जो ये पैसा है, पैसे की वैल्यू में गिरावट हो रही है। ठीक है, क्या हुआ, प्याज की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, पैसे की वैल्यू में गिरावट हो गई, तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन।
डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंट्रोल होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक समझ वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन का आगे बढ़ते हैं। इतना माइक्रो और मैक्रो में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से मतलब समझाने की ट्राई कर रहा हूं, और नोट्स भी उसी तरीके से बनाया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरत है वही है वो नोट्स में है, बाकी चीजें हम लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आप लोग सुने होंगे सेक्टर कितने मतलब इकोनॉमी के कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कंटेक्स्ट में बात किया जाएगा, बाकी थोड़ा सा सामान्य जानकारी के लिए इधर उधर चल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो आइए देखिए कितने कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी है। ये देखिए, एक जॉब के आधार पे, ठीक है, एक वर्किंग कंडीशन के आधार पे, और एक ऑनरशिप के आधार पे। ये देखिए, नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब, वर्किंग कंडीशन, ऑनरशिप, ये चीजें हैं, क्लासिफाइड किया गया है सेक्टर वाइज इकोनॉमी का। तो अब देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं नेचर ऑफ जॉब पहला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ जॉब के आधार पे हम लोग का इकोनॉमी देखिए, एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। तो तीन सेक्टर का नाम तो सब लोग लग जानता है, ठीक है, लेकिन एक लास्ट वाला जो 2 सेक्टर है, क्वाटरनरी और क्वार्नरी, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए बहुत बड़ी एग्जाम है, तो भाई कभी भी पूछ दिया जाएगा, तो सामान्य जानकारियां रहनी चाहिए इसके बारे में। तो अब आइए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में वैसे चीज आते हैं जहां पर रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट है। ये क्या है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फेज में है, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये प्राइमरी फेज में, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर में ही रॉ मटेरियल, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट आ जाएंगे, ये सब चीजें। लेकिन जब ये हो, ये पहला फेज वाला जो आ जाएगा, सेकंड फेज में जाएगा, तो सेकंड फेज में क्या होना चाहिए भाई, तो इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, फिर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोग्रेस करेंगे तो क्या होगा, सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में कम्युनिकेशन हो गया, फिर आपको हो गया इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग का आप लोग लाभ लेते हैं ना बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर किस में आता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपको टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बैंक हो गया, ठीक, बैंक। फिर होटल वोटल वगैरह होता है, ये सब भी हो जाएंगे आपको सर्विस सेक्टर के, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो देखिए एक दूसरे से कनेक्ट है ये, बिना प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो कोई भी चीज का हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर लेकिन एक क्वाटरनरी की बात करते हैं। क्वाटरनरी में क्या है भाई, तो क्वाटरनरी में देखिए नॉलेज सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये क्वाटरनरी है, ठीक। क्वाटरनरी हो गया, नॉलेज सेक्टर हो गया, ठीक है। तो उसको नॉलेज सेक्टर में बहुत सारे, इसमें मतलब कि इतना ही बस केवल ध्यान रखिएगा कि क्या क्या आता है उसमें, क्योंकि लास्टली वही हम लोग को जानना है ना, ठीक। आगे आते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर वाली चीजें आ गई, तो इसमें नॉलेज सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आ गया एक आपको सेक्टर हो गया क्वार्नरी, क्वार्नरी। तो कितने सेक्टर हो गए हम लोग का, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, क्वार्टरनरी हो गया, क्वार्नरी हो गया, 5 सेक्टर हो गए। तो आज से आप लोग बोलिएगा, कोई भी कुछ भी पूछता है तो 5 सेक्टर होता है, जिसमें 3 सेक्टर की चर्चा की जाती है एग्रीकल्चर में अधिकतर, लेकिन 2 सेक्टर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो ऑर्डिनरी में क्या है, क्वार्टरनरी में क्या आएंगे, लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर से हो, समझ रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग वाली बात हो गई, तो ये क्वार्टरनरी हो गया, ठीक है। चल इतना समझ में आ गया होगा, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। रिसर्च वाला, रिसर्च एंड साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो भी चीज आ जाएंगी इसमें। फिर फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज आ जाएंगे। बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाले आ जाएंगे, तो इसमें है, इसमें इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वर्किंग कंडीशन के आधार पे बात करते हैं, ठीक ना। तो वर्किंग कंडीशन के आधार पे देख लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से इंप्लाई ये है, तात्पर्य ये है कि जो जॉब वगैरह होता है वो फिक्स होता है, फिक्स टर्म में होता है, सोशल सिक्योरिटी भी एश्योर्ड किया जाता है, ठीक है। अब सरकारी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं उसमें क्या किया जाता था, पहले होता था कि उसको जॉब लगने के बाद सिक्योरिटी प्रदान होती है, मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, ठीक, एक टर्म फिक्स होता है, जब चाहे सरकार हमको हटा नहीं सकती है, ठीक है। इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड फिक्स, रेगुलर बेसिस पे हो, फिक्स हो। और वहीं इसके अपोजिट में क्या होता है, ये होम बेस्ड वर्कर होते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड में सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाय की टपली खोल लेंगे हम, ठीक है, फिर दुकान वाले होते हैं, चाहे कंपनी में जाकर काम करने वाले जो प्राइवेट जॉब होते हैं, तो इन लोगों में सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी नहीं होने के कारण रीजन ही है कि आपका कोरोना में आप लोग देखे होंगे कितने लोगों की जॉब छूट गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर भी गए, कितने लोग इसी से सुसाइड कर लिए, ये चीजें हैं। लेकिन तो ये दो सेक्टर हैं, इससे आप समझ ही गए होंगे। और क्या है इसमें, देखिए इसमें डज नॉट कवर इन एनी गवर्नमेंट एक्ट एंड वेलफेयर स्कीम, एक नोट है इसमें, देखिए इसमें गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट और वेलफेयर स्कीम नहीं शामिल है, नहीं होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में देखिए एक हो गया आपका बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तीसरा में क्या है, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे जो हम लोग का डिवीजन किया गया सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर हो गया और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट बॉडी, प्रॉफिट एंड सोशल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट जब बॉडी होगी तो भाई प्रॉफिट होगा, तो सोशल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट सोशल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी होती है। फिर आगे देखते हैं प्राइवेट वाले में क्या आएंगे, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, जैसे नॉन गवर्नमेंटल बॉडी में क्या आ जाएंगे भाई, इंडिविजुअल होते हैं, तो ये केवल प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट की बात की जाएगी। तो अब आप लोग एक सामान्य जानकारी मिल गई होंगी कि कहां कहां से, भाई देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर 3 टर्म में है, जॉब के आधार पे, वर्किंग कंडीशन के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे। तो भाई रिपीट कर लेते हैं, जॉब के आधार पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, क्वार्टरनरी सेक्टर है, क्वार्नरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी में, रॉ मटेरियल होते हैं, माइनिंग होती है, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी वाले में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें होता है, ठीक है। टर्शियरी में सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, होटल वगैरह, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें। क्वार्टरनरी में नॉलेज सेक्टर है। फिर आपको टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट होता है क्वार्टरनरी में। फिर वहीं आप देखिए वर्किंग के आधार पे देखिए एम्प्लॉयमेंट जो होता है टर्म उसका फिक्स होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, सोशल सिक्योरिटी भी और
काम भी मतलब कि एश्योर्ड किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड होम बेस्ड होता है वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसमें कोई भी गवर्नमेंट एक्ट नहीं शामिल है, मतलब कि उसका मतलब लाभ नहीं कवर नहीं किया जाता है, वेलफेयर स्कीम का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। ये सब चीजें हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वही है, प्रॉफिट सोशल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, इसमें केवल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस इसकी है। इकोनॉमिक्स थोड़ा भी अगर इधर उधर होता है तो फिर समझ में नहीं आता है, तो ये मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग जो इसमें रिफॉर्म करना होगा बताइएगा, फिर देखा जाएगा, नोट्स में फिर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी एक होता है, नाम सुने होंगे आप लोग। पहले क्या होता था, इकोनॉमी होता था तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस जो होता था बेस्ड किस पर होता था, कस्टम, बिलीफ्स एंड हिस्ट्री पे। हम लोग का रीति रिवाज पे होता था। बिलीफ्स जो एक संस्कृति जो होती है उसमें हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो ये रीति पुरानी धारणाओं से मतलब कि चिर परिचित है, तो उस पे प्रोडक्शन होता है। तो पहले जो होता था, अब नहीं लगभग होता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहीं कहीं देखने को किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में मिल जाते हैं, गांव में मिल जाते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में मिल जाते हैं। ये एंशिएंट टाइम मेडिवल सेक्टर में होता था, जो कि पहले होता था। तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, रूरल एरियाज, देखिए रूरल एरियाज जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उन सब में देखने को मिलता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो ठीक है, फिर धीरे धीरे चेंज होता गया। अब जैसे अमेरिका जब अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति में अधिकतर जो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो कमांड इकोनॉमी, जो जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको एक टर्म है प्लैन्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, नहीं सॉरी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, कमांड इकोनॉमी है। तो कमांड इकोनॉमी में प्लैन्ड इकोनॉमी है जो कम्युनिस्ट कंट्री द्वारा रूसी क्रांति के समय हुआ था, और वो मार्केट इकोनॉमी था जो यूएसए वाला था। ठीक है, तो इसमें देखिए कमांड इकोनॉमी में प्लैन्ड इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट, जैसे कि रसिया हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब चीजें। तो उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट जो होता है कंट्रोलर और रेगुलेटर दोनों की भूमिका निभाता है कमांड में। ठीक है, कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, प्लैन्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, गवर्नमेंट जो होता है कंट्रोलर और रेगुलेटर की भूमिका निभाता है, दोनों काम करेगा, पॉलिसी भी बनाएगा और इम्प्लीमेंट भी करेगा। ठीक है, जैसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन, समझ रहे हैं। मार्केट में अगर कुछ लाना है तो उसका दाम वही तय करेगा, सरकारें तय करेंगी। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक कमांड इकोनॉमी में आता है। अब देखिए मार्केट, जो हम यूएसए की बात कर रहे थे, मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है भाई, तो जो डिसीजन मेकिंग होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के रूल पे होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो भाई किस पे वो डिपेंड होता है, सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड होता है। तो डिपेंड कौन कौन होते हैं, फार्म्स होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं। तो फार्म्स और हाउस होल्ड से क्या समझ रहे हैं आप लोग, फार्म्स और हाउस होल्ड से क्या समझ रहे हैं, जो कमा रहा है, कमाने वाला होता है, एक खाने वाला होता है। हाउस होल्ड हो गए खाने वाले और ये हो गए कमाने वाले। तो फार्म्स और हाउस होल्ड का मतलब यही है। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है, लॉ सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पे आधारित है। फिर इसमें देखिए मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत कम जो होता है इंटरफेरेंस होता है, इंटरवेंशन होता है, बहुत कम। लिमिटेशंस गवर्नमेंट की ज्यादा होती है। अमेरिका में आप देखते होंगे मार्केट में ये मार्केट ओरिएंटेड होता है, जो लाए वही तय करेगा भाई। ठीक है, जो बिजनेसमैन है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना तय करेंगी कि हमको कैसे ले चलना है। वो मार्केट बेस्ड होता है। अगर डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, तो भाई कोर्स है कि बढ़ाएंगे ही अपना।
और जब सप्लाई ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो दाम को गिराएंगे। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो ये कौन करेगा? मार्केट करेगा, मार्केट और वो फर्म्स करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग किस, हमारे इंडिया जो होता है, हमारा जो भारत होता है, भारत देश जो बहुत ही प्यारा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक बेस्ड पे है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट का कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, तो देखते हैं। लेकिन अभी तक तो वही चलता आ रहा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है? ये मार्केट, कमांड और ट्रेडिशनल, तीनों का मिक्सचर रूप है। ट्रेडिशनल अब कम ही बात किया जाता है, बाकी हम कमांड और मार्केट की ही बात करेंगे। ठीक है, कमांड को कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और इसको कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये बेस्ड होता है पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर पे। ठीक है, ये ड्यूअल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेशन करता है, जैसे टैक्स इंपोज करके। ठीक है, ये सब चीजें। फिर प्राइवेट क्या करते हैं? कंट्रोलर की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के मालिक भाई होंगे। कोई भी बिजनेस लगाया तो उसका मालिक वही होगा ना भाई। सरकार क्या करेंगे? सरकार तो टैक्स इंपोज करके उसको कम करती है, मतलब कि थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करती है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट की यही भूमिका है। ठीक है, एक रेगुलेशन, एक कंट्रोलर, समझ गए? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भी आप लोग समझ गए होंगे। अब कोई भी पूछेगा कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे अब आए दिन देखने को मिल रहा है कि हम लोग भी मतलब कि कैपिटलिस्ट की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, ओरिएंटेशन हमारी बढ़ रही है। ये प्रॉपर रूप से नहीं है हम लोग उधर, लेकिन धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ रही है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए पीडीएफ। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर किया जाएगा। अब आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, जिसमें नेशनल इनकम में के बहुत सारे मतलब कि पैरामीटर हैं, ग्राउंड है, जिसमें जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, एनडीपी आता है, एनएनपी आता है, एनएनआई आता है। ठीक है, वो सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के लिए। तो उसको ये एक बेसिक समझ के लिए एक लेक्चर तैयार किया गया था। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कितने लोगों को नहीं पता होता है इतना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपना पढ़ भी सकते हैं। चलिए, इतना ही आज के लिए।